साल 1241 में मंगोल्स की नाइट्स के साथ पहली बार लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में मंगोल्स की जीत हुई। जीतने के बाद मंगोल सिपाहियों को एक काउंट करना था कि उन्होंने कितने लोगों को मारा, कितने यूरोपियन सिपाहियों को। इसके लिए जितने भी मरे हुए सिपाही इस समय ग्राउंड पे पड़े हुए थे उन सब के कान काटे गए और उन कानों को इकट्ठा करके बोरियों में भरा गया। कुल मिला के 9 बोरियां उन्होंने भर दी थी। इस लड़ाई ने दो बिल्कुल अलग तरह के फाइटिंग स्टाइल्स और अलग तरह के वॉरियर्स को आमने सामने रखा। एक तरफ थे लाइटली आर्म्ड माउंटेड मंगोल वॉरियर्स और दूसरी तरफ थे हेविली आर्म्ड माउंटेड नाइट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब एक मंगोल वॉरियर एक नाइट के अगेंस्ट आता है तो जीतने के चांसेस ज़्यादा किसके होते हैं, इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल में क्या अंतर है और हिस्ट्री में ऐसी कौन सी मेन बैटल्स हैं जिसमें एक तरफ मंगोल वॉरियर्स थे, एक तरफ नाइट्स थे और उन लड़ाइयों का नतीजा क्या था। कहानी शुरू होती है साल 1235 से। इस साल हंगरी के राजा बनते हैं किंग बेला द फोर्थ और इसी साल मंगोल एम्पायर के द ग्रेट खान ओगेदाई ने अपने भतीजे बाटू को वेस्टर्न डायरेक्शन में एक मिलिट्री कैंपेन पे भेजा। इस कैंपेन में बाटू अपने साथ एक बड़ी मंगोल फोर्स को लेकर जा रहे थे। उनके साथ बड़े बड़े जनरल्स थे, उनके साथ सुबुताई भी थे, जो कि कहा जाता है कि सिर्फ मंगोल्स के नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट जनरल्स में से एक है। तो जब बाटू अपने फोर्स को लेकर वेस्ट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज को कैप्चर किया, एम्पायर में मिलाया। रशिया की बहुत सारी सिटीज़ को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो इस मंगोल ऑनस्लॉट से बचते हुए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे जिनको क्यूरन्स कहा जाता था, वो यहाँ से भागते हुए गए सीधा हंगरी के बॉर्डर पे और हंगरी के राजा किंग बेला को रिक्वेस्ट की कि आप हमको शरण दीजिए। किंग ने उनको शरण दे दी और ये बात जब बाटू को पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सीधा किंग को मैसेज भेजा और कहा कि ये जो क्यूमन्स आपके पास शरण मांगने के लिए आए हैं ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारी प्रजा है, इनको वापस करिए। किंग ने मना कर दिया और इसके आने वाले कुछ सालों में लगातार बाटू ने कुल मिला के 4 बार कोशिश की थी मैसेज भेज के कि इन लोगों को वापस करिए, पर किंग बेला ने उनको वापस नहीं किया। और इसी चीज़ की वजह से बाटू को एक डिप्लोमेटिक रीज़न मिल गया अब हंगरी को और स्पेशली किंग बेला को एक सबक सिखाने का। और ये तय हो गया था कि यूरोपियन नाइट्स और मंगोल वॉरियर्स आमने सामने होंगे। इन दोनों की लड़ाई किस तरह से होती है ये समझने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि इनकी टैक्टिक्स कैसी थी और उससे पहले ज़रूरी है कि इंडिविजुअल मंगोल वॉरियर और एक यूरोपियन नाइट में फ़र्क क्या है। पहले बात करते हैं नाइट्स की। एक नाइट एक प्रोफेशनल वॉरियर था जो कि मिडिवल यूरोप में किंग्स या अपने लॉर्ड्स के लिए फाइट करता था। इसकी पहचान यह है कि ये जनरली हॉर्स के ऊपर बैठा होता था और हेविली आर्म्ड होता था, इसके पास आर्मर होता था और बाकी जितने लोग लड़ रहे हैं ग्राउंड पे उनके कंपैरिजन में इसके पास ज़्यादा पैसे होते थे, ये ज़्यादा वेल्दी था। इसी की वजह से ये अपने घोड़े और अपना पूरा इक्विपमेंट अफोर्ड कर पाता था। इनफैक्ट बचपन से लेके बड़ी उम्र तक ये ट्रेनिंग कर पाता था क्योंकि इसके पास पैसे थे। इसी वजह से नाइट बनना और लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करके जीतना एक बहुत गौरव की बात होती थी। आपको बहुत ज़मीन मिलती थी, स्टेटस मिलता था और नाइट्स को सर का खिताब मिलता था। नाइट्स के लड़ने की बस एक टैक्टिक थी, वो बैटरिंग रैम की तरह चार्ज करते थे। एक बैटरिंग रैम क्या होता है? ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, जनरली कोई लकड़ी का लट्ठा हो गया या कोई मेटल का एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो सीधा हम वार करते हैं किसी दीवार पे या किसी दरवाजे पे उसको तोड़ने के लिए या उसको खोलने के लिए। तो नाइट्स भी बैटरिंग रैम की तरह ही काम करते थे, बस वो घोड़े पे होते थे। इनका टैक्टिक ये था कि बहुत सारे नाइट्स बिल्कुल साइड साइड में खड़े हो जाएंगे। इतने पास होते थे कई बार कि एक नाइट का पैर उसके साइड में जो नाइट खड़ा है उसके पैर के साथ लगता था। जब लड़ाई शुरू होती है तो नाइट धीरे धीरे पहले अपने घोड़ों पे चलते थे, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाते थे और एनिमी के पास पहुंचने के बिल्कुल पहले अपने घोड़े को फुल स्पीड पे चार्ज करके एनिमी से टकराते थे। ये लास्ट में फुल स्पीड पे इसलिए चार्ज करते थे ताकि शुरू में अगर चार्ज कर लिया उन्होंने तो घोड़े थक जाएंगे। चार्ज करना मतलब होता है एनिमी की तरफ बहुत तेज दौड़ के उनसे टकराना। तो अगर नाइट्स का चार्ज सक्सेसफुल हुआ तो उसका रिजल्ट ये होता था कि जो सामने एनिमी है, चाहे वो फुट सोल्जर्स हैं या चाहे सामने वाले की कैवलरी है, घुड़सवार हैं, वो तितर बितर हो जाते थे और फिर वहाँ से भागने लगते थे। एक बार एनिमी ने भागना शुरू कर दिया, अपनी फॉर्मेशन तोड़ दिया अगर, तो नाइट्स को उनका पीछा करके उनको इंडिविजुअली मारना उनके लिए बहुत आसान था। तो ये एक सक्सेसफुल नाइट का चार्ज है। पर नाइट्स का चार्ज सक्सेसफुल होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था कि उनमें डिसिप्लिन बहुत हो।
वो वेल ट्रेन्ड और वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से चार्ज करें, क्योंकि अगर इनके चार्ज के टाइमिंग में ऊपर नीचे कुछ हुआ, अगर 5 नाइट आगे निकल रहे हैं, पीछे कुछ नाइट 10 नाइट पीछे रह गए, उनका चार्ज बराबर नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में नाइट्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते थे, खासकर अपने फ्लैंक्स पे। तो अगर नाइट्स का चार्ज एक मास में नहीं हो रहा, एक साथ नहीं हो रहा, तो उनको काउंटर अटैक करना काफ़ी आसान होता था। आप मिडिवल हिस्ट्री में से किसी भी नाइट, यूरोपियन नाइट की अगर फोटो उठा के देखें तो आपको जो उसके पूरे पहनावे में जो चीज़ एकदम अलग से नजर आएगी वो है एक स्पेशल तरह का आर्मर, चेन मेल आर्मर, जिसको हॉबर्क कहते थे। ये मेटल का बना आर्मर होता था जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी कड़ियाँ, यानी आप कह सकते हैं मैशेस लगे होते थे, और उसको जब आप शरीर पे पहनते थे तो आपके कंधे से स्टार्ट होकर या आपके घुटनों तक जाता था। और क्योंकि इसमें छोटे छोटे मैशेस बने होते थे तो ये किसी भी स्लैशिंग वेपन जैसे तलवार जैसे वेपन के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव था। पर इस आर्मर की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। हालांकि स्लैशिंग वेपन्स के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता था, पर अगर आपका वेपन एक शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई शार्प भाला है या फिर एक तीर है, तो वो उस तीर का जो नुकीला पॉइंट है वो आर्मर के बीच में जो जो गैप है उसके अंदर घुस के पहनने वाले को चोट पहुंचा सकता था। तो अगर आप मान लीजिए कि एक यूरोपियन नाइट है, आपने वो आर्मर पहना हुआ है और सामने वाले ने पे तीर चलाया, तो हो सकता है कि आर्मर के थ्रू तो वो तीर लग जाएगा आपको। इसीलिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन वो उस आर्मर के अंदर पहनते थे, एक पैडिंग टाइप की पहनते थे वो, और उस पैडिंग पे नुकीले ऑब्जेक्ट्स थोड़ा बहुत रुकते थे। पर अल्टीमेटली अगर एक बहुत पॉइंटेड ऑब्जेक्ट बहुत डेडिकेशन से, बहुत फोर्स के साथ आपके ऊपर लगा तो आपके बचने के चांस बहुत कम होते थे। नाइट्स अपने प्रोटेक्शन के लिए एक तो ये बड़ा आर्मर हॉबर्क पहनते थे, उसके साथ उनके पास हुड होता था, मिटन्स, और पैरों के लिए मेल स्टॉकिंग्स भी होती थी। उनका प्राइमरी वेपन था एक लांस, और जब वो अपने घोड़े से चलना शुरू करते थे तो उनके लांस नीचे रहते थे और बिल्कुल एनिमी के पास पहुंचते समय लांस को उठा लेते थे। मंगोल वॉरियर्स की टैक्टिक और उनकी फिलॉसफी से बिल्कुल अलग थी। जहां नाइट्स एक बैटरिंग रैम की तरह थे, वहीं मंगोल्स एक स्वॉर्म की तरह थे, यानी अलग अलग घुड़सवार एक साथ आके, हालांकि अटैक एक साथ करेंगे, पर वो एक डेंस फॉर्मेशन में नहीं चलते थे, जिसकी वजह से उनके लिए मनूवर करना, यानी डायरेक्शन चेंज करना, पीछे लौटना उतना मुश्किल नहीं होता था। जब हम मंगोल वॉरियर्स को इमेजिन करते हैं, खासकर ऐसा वॉरियर जो कि घोड़े पे बैठा है, तो हमारे दिमाग में एक टिपिकल इमेज आती है। एक वॉरियर जिसने एक मोटा सा कोट पहना हुआ है सर्दियों वाला और उसको साइड में बांधा हुआ है, एक फेल्ट हैट और लेदर बूट्स, और साथ में एक छोटा सा बो है। अगर आप एक घोड़े पे बैठे हुए मंगोल वॉरियर को ध्यान से देखेंगे तो दो चीज़ें आपको नोटिस होंगी, पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहली चीज़ उनका सैडल, यानी जिस सीट पे वो घोड़े के ऊपर बैठते थे वो सीट बाकी नाइट्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग थी। ये सीट बनी होती थी एक मजबूत लकड़ी की, और इस सैडल का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा उठा होता था। इसका पर्पस ये था कि जब एक मंगोल वॉरियर अपने घोड़े को राइड करते करते धनुष चला रहा है तो उसका एम बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो, और इसीलिए जो आगे पीछे सीट उठी थी ये उसको मनूवर करने के लिए, सीट पे मूवमेंट करने में हेल्प करता था, उसकी स्टेबिलिटी बना के रखता था। दूसरी चीज़ जो और भी दिलचस्प है, ये आपको मंगोल वॉरियर के ऊपर के पहनावे में नज़र नहीं आएगी। जैसे नाइट्स अपने आर्मर के नीचे एक पैडेड क्लोथ पहनते थे, वैसे ही मंगोल्स जो उनका ऊपर कोट था उसके अंदर वो एक सिल्क का वेस्ट पहनते थे, एक तरह का कपड़ा जो कि उनके पूरे शरीर को कवर करता था। सिल्क का होने का फ़ायदा ये था कि अगर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसे एक तीर आके उनको लगा तो तीर जैसे ही उस सिल्क के कपड़े पे लगता था, उसके साथ यानी उस सिल्क के कपड़े को लेके वो तीर बॉडी के अंदर जाता था। अब जब लड़ाई ख़त्म हो गई और उस मंगोल वॉरियर को कोई डॉक्टर देख रहा है तो वो ध्यान से कपड़े के साथ खींच के उस तीर को निकाल पाता था। अब हमने नाइट्स को, उनके कपड़ों को और उनके फाइटिंग स्टाइल को देख लिया, और सेम चीज़ हमने कर ली मंगोल्स के लिए भी। जब हम नाइट्स और मंगोल्स को मन में इमेजिन करते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट के, तो आई एम श्योर ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि नाइट ने पूरा ऊपर से नीचे तक आर्मर पहना हुआ है और उसके पास मूवमेंट का, मनूवर करने का उतना स्कोप नहीं है। मंगोल्स के लिए हम सोचते हैं कि बिल्कुल लाइट एजाइल फाइटर्स हैं जो इजीली मनूवर कर पा रहे हैं और उनको बिल्कुल भी उनका इक्विपमेंट उनको रोक नहीं रहा है। मंगोल्स के पास ऐसा हैवी कैवलरी नहीं है। ये चीज़ सही नहीं है। हालांकि लोग यही मानते हैं कि मंगोल्स में सिर्फ लाइटली आर्म्ड माउंटेड आर्चर्स थे, पर ऐसा नहीं है। मंगोल्स की वो आर्मी जो स्पेशली यूरोप के अंदर आई थी उसमें सिर्फ 50% आर्मी ऐसी थी जो लाइटली आर्म्ड थी और माउंटेड आर्चर्स थे। जो बाकी 50% आर्मी थी उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हैवी कैवलरी का ही था, यानी उसी तरह की कैवलरी लगभग
जैसे नाइट्स की होती थी। मंगोल हैवी कैवलरी में भी ऐसे फाइटर्स थे जिनके पास लांसेस या मेसेस होते थे, उनके घोड़ों पे भी आर्मर लगा होता था। और ये जो मिथ है कि हमेशा लाइटली आर्म्ड माउंटेड आर्चर्स ही मंगोल्स को लड़ाई जिताते थे, ये सही नहीं है। जो आर्चर्स थे वो एनिमी को सॉफन अप करते थे, यानी उनके अटैक की इंटेंसिटी को कम करते थे या उनको तितर बितर करते थे। मेन डेथ ब्लो जो मंगोल्स देते थे वो जनरली उनकी हैवी कैवलरी ही देती थी। इसीलिए मंगोल्स के जो अटैक का तरीका था इसको 1-2 पंच कहते हैं। पहला पंच था उनके आर्चर्स का, एनिमी को तितर बितर करना, कंफ्यूज करना। जो मेन पंच था जो एक्चुअली एनिमी को खत्म करता था वो उनके हैवी कैवलरी का ही था। मंगोल्स की एक टैक्टिक है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग को ऑलरेडी पता होगी। इसका नाम था फेंड रिट्रीट। इसमें वो क्या करते थे, पहले जाके एनिमी के पास अपनी छोटी सी टुकड़ी भेजेंगे और वो टुकड़ी एनिमी के पास जाके हल्के फुल्के अटैक करके पीछे आने लगेगी, ये दिखाने के लिए एनिमी को कि हम लोग हार रहे हैं, हम लोग डर गए हैं, और पीछे भागना शुरू करते थे। जब वो ऐसा करते थे तो एनिमी को ये कॉन्फिडेंस या आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होता था कि उन्होंने मंगोल्स को हरा दिया है, और वो उनको परस्यू करना शुरू करते थे, उनके पीछे भागना। अब जो उनके आगे मंगोल्स भाग रहे हैं वो उनको जानबूझ के किसी ऐसी जगह पे लेके जाते थे जहां पे ऑलरेडी एक बड़ी मंगोल फोर्स छुप के बैठी होती थी। तो जो पीछे उनके परस्यूअर्स आ रहे हैं, जब वो भागते भागते एक पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुंचते तब एक झटके में चारों तरफ से मंगोल आर्मी उनको एम्बुश करके खत्म कर देती थी। ये फेंड रिट्रीट की टेक्निक बार बार मंगोल्स ने अपने बैटल्स में यूज़ की है, और क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचने का इतना जरिया नहीं था, तो हमेशा मंगोल्स के सामने वाले आर्मीज को पता ही नहीं चलता था कि जब मंगोल्स एक्चुअली भाग रहे हैं तो वो भाग नहीं रहे, एक्चुअली वो फेंड रिट्रीट वाली टेक्निक लगा रहे हैं। हमने यूरोपियन नाइट्स और मंगोल्स के लड़ने के तरीकों को समझ लिया, अब हम वापस चलते हैं अपनी ओरिजिनल कहानी की तरफ। क्योंकि किंग बेला ने उन रेफ्यूजीज को वापस करने से मना कर दिया था, तो बाटू ने जो फोर्स लेके आ रहा था उसने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से को खुद लीड कर रहा था और ये हिस्सा जा रहा था हंगरी की तरफ किंग बेला से डील करने के लिए। दूसरा हिस्सा जो एक्चुअली मंगोल फोर्स का एक डिटैचमेंट था, एक छोटा हिस्सा था, वो गया पोलैंड की तरफ। क्यों? क्योंकि पोलैंड के जो उस समय राजा थे वो किंग बेला के कजिन थे। तो बाटू ये इंश्योर करना चाहता था कि पोलैंड की तरफ से कोई रीइंफोर्समेंट या कोई सपोर्ट किंग बेला को ना मिल जाए, इसलिए उसने पोलैंड की तरफ इस डिटैचमेंट को भेजा। इस मंगोल फोर्स का सामना हुआ पोलिश किंग और उनकी आर्मी के साथ 9 अप्रैल 1241 को लिबनीज के पास। और यहाँ पे बिल्कुल जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है फेंड रिट्रीट का, बिल्कुल वैसे ही हुआ। पहले जो मंगोल फोर्स थी उसमें से कुछ कैवलरीमैन आगे निकले, उन्होंने टॉन्ट किया सामने वाले नाइट्स को, और उनको टॉन्ट करके उनके ऊपर हल्के फुल्के अटैक करके वो पीछे भागने लगे। नाइट्स को लगा कि अच्छा ये तो हमसे डर के भाग रहे हैं, तो उन्होंने उनका पीछा करते करते उनके पीछे बहुत दूर तक गए और एक स्पॉट पे ऑलरेडी मंगोल आर्मी छुपी बैठी थी, और उन्होंने फिर एक साथ उनके ऊपर हमला किया और यहाँ पूरी आर्मी को घेर के ख़त्म कर दिया। इनफैक्ट जिस किताब से मैंने रिसर्च किया उसमें बहुत डिटेल में लिखा है कि किंग हेनरी द 4th की क्या हालत हुई। किंग एक घोड़े पे थे और उन्होंने पूरा अपना आर्मर पहना हुआ था, और वो जब एक मंगोल सिपाही पे हमला करने जा रहे थे, बिल्कुल उसी वक्त मंगोल्स के एक हैवी कैवलरी के सोल्जर ने अपने भाले से किंग के ऊपर हमला किया। किंग अपने घोड़े से गिर गए और वो ऑलरेडी मर चुके थे। उसके बाद उनकी बॉडी को मंगोल्स अलग लेके आए, ये आइडेंटिफाई किया कि ये किंग है क्योंकि उन्होंने जैसे कपड़े पहने थे वो रॉयल्टी का निशान था। उसके बाद उन्होंने किंग की गर्दन को काटा और उनकी पूरी बॉडी को स्ट्रिप किया। फिर उनकी गर्दन को वो एक लांस पे लगा के वो सीधे फिर महल के पास लेके गए और लोगों को दिखाया कि देखो तुम्हारे किंग को हमने मार दिया। ये वो पहली लड़ाई थी जब पोलैंड में पहली बार मंगोल्स और नाइट्स आमने सामने हुए थे, डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स आमने सामने हुई थी। और इसी लड़ाई में जीतने के बाद मंगोल्स ने जितने भी मारे गए सोल्जर्स थे, चाहे वो नाइट्स थे चाहे वो रेगुलर सोल्जर्स थे, उन सब के कान काटे और उनको बोरे में भरा और फिर काउंट किया कि कितने कान उन्होंने काटे हैं। इस जीत के बाद, लिबनीज के बैटल में जीतने के बाद, अब मंगोल्स ने ये इंश्योर कर लिया कि इस डिपार्टमेंट से, इस पूरे एरिया से कोई भी हेल्प हंगरी के राजा किंग बेला के पास नहीं जाएगी। किंग बेला चाहते थे कि वो कोई भी लड़ाई करें तो वो डनूब नदी के पास करें, क्योंकि उनको लगता था कि नदी उनके लिए एक डिफेंसिव बैरियर का काम करेगी और कोई भी आर्मी इस नदी को क्रॉस करने से पहले 10 बार सोचेगी। और एक लड़ाई का बेसिक रूल होता है कि आप हमेशा अपनी चुनी हुई जगह पे अपने टर्म्स पे लड़ाई करें। अब मंगोल लीडर बाटू ये बात जानते थे कि अगर हम वहाँ लड़ाई करने जाएंगे तो हमको डनूब नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, या डनूब की वजह से हमको बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। इसी वजह से वो किंग बेला को और उनकी आर्मी को वहाँ से अलग खींचना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने बहुत तरकीब लगाई कमाल की। उन्होंने अपने फोर्स में से एक छोटा डिटैचमेंट अलग किया और ये डिटैचमेंट जाके हंगरी के कुछ इलाकों में बार बार रेड कर रहा था और वहाँ से लूट के वहाँ से सामान लेके आ रहा था।
जब जब उनके सामने नाइट्स आते थे, छोटे मोटे स्कर्मिशेस होते थे, तो बार बार मंगोल कैवलरी मैन उनको टॉन्ट करके, उनको हल्का फुल्का अटैक करके उनके भागते थे। इसकी वजह से नाइट्स के मन में फिर से वही इंप्रेशन बन रहा था कि अच्छा ये तो भाग जाते हैं, ये लोग, इनमें हिम्मत नहीं है हमसे लड़ने की। इसी के वजह से अब किंग और उनकी पूरी आर्मी इन मंगोल भागते हुए वॉरियर्स का पीछा करते करते ईस्ट की तरफ इन्होंने चलना शुरू किया, और आगे बढ़ते बढ़ते ये साजू नदी के पास पहुंच गए। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी के उस पार एक मंगोल फोर्स नज़र आ रही है। नदी के पास पहुंच के किंग बेला ने ये फैसला किया कि वो नदी को क्रॉस करके मंगोल्स पे हमला नहीं करेंगे, और अपने सोल्जर्स को उन्होंने एक सर्कुलर, एक रिंग स्ट्रक्चर में, एक इनकैंपमेंट में बना के वहीं पे ठहरा दिया। ये एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर था। रात के अंधेरे में उनको एक टिप ऑफ मिला, यानी एक मंगोल को जिसको उन्होंने कैप्चर करके रखा था, उसने उनको खबर दी कि मंगोल्स का ये प्लान है कि नदी के थोड़ा डिस्टेंस पे, थोड़ा दूर जाके एक पुल है, मंगोल्स वहाँ से पुल को क्रॉस करेंगे और फिर इस तरफ आके इनके डिफेंसिव इनकैंपमेंट पे हमला करेंगे। तो जब किंग को बात पता चली तो उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद नाइट्स को, कुछ और नोबल्स को, एक छोटी डिटैचमेंट बनाई उनकी और उनको भेज दिया उसी ब्रिज के पास। जब वहाँ ब्रिज के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा एक्चुअली हाँ, कुछ मंगोल्स एक्चुअली क्रॉस कर चुके थे। यहाँ पे लड़ाई हुई और इस लड़ाई में नाइट्स ने मंगोल्स को ख़त्म कर दिया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है ध्यान रखने वाला, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं था कि जब मंगोल्स और नाइट्स आमने सामने होते थे तो हर बार मंगोल्स ही जीतते थे। यहाँ पे जो छोटा सा स्कर्मिश हुआ, इसमें नाइट्स ने पूरी तरह मंगोल्स को ख़त्म कर दिया था। इनफैक्ट जिस किताब से मैंने रिसर्च किया उसमें ऐसा मेंशन्ड है कि इतना डिमोरलाइज हो गए थे मंगोल्स इस हार के बाद, इस छोटी सी स्कर्मिश में, कि उनको लगने लगा था कि हमको नदी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि किंग बेला एक मजबूत फोर्स यहाँ पे लेके आए हैं। परंतु इसी मोमेंट पे मंगोल जनरल सुबोताई ने ये प्रूव किया कि वो क्यों एक जीनियस जनरल थे। उन्होंने नदी के पास जो ब्रिज था उसके अलावा एक और स्पॉट ढूंढा जहां पे वो फोर्ड करके नदी को क्रॉस करने वाले थे, मतलब खुद से एक स्ट्रक्चर बना के टेम्पररी स्ट्रक्चर नदी को क्रॉस करने वाले थे। मंगोल्स ने नदी को क्रॉस किया और जहां पे किंग बेला की आर्मी इनकैम्प्ड थी सर्कुलर डिफेंसिव स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाहर मंगोल्स ने अपना एक सीज डाला, एक पेरीमीटर बनाया, पर उस पेरीमीटर में उन्होंने एक छोटा सा गैप छोड़ दिया। अपने आप को अब उस सिचुएशन में रख के देखिए, आप देख रहे हैं कि आप कैंप के अंदर हैं, आप किंग बेला की आर्मी के अंदर हैं, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मंगोल्स का घेराव है, पर एक छोटी सी एक गैप है, वहाँ पे कोई मंगोल फोर्स या कोई सोल्जर नज़र नहीं आ रहा। तो जब लड़ाई शुरू हुई तो पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर इतनी सारी रोप्स यूज़ की थी, इतना सारा सामान था कि अंदर ही ये लोग भाग नहीं पा रहे थे। एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि ऐसा हो गया था कि बहुत सारे जानवर, बहुत सारे भेड़ बकरी किसी छोटे से पेन में आप डाल देते हैं ना, किसी छोटे से पिंजरे में, वो सिचुएशन हो गई। तो जब मंगोल्स ने बाहर से अटैक करना शुरू किया तो कुछ नाइट्स, ये जो गैप था उसमें से निकलना उन्होंने शुरू किया। जो शुरू में नाइट्स निकल रहे थे उनको मंगोल्स ने जाने दिया, कुछ किया नहीं, पर जब उन थोड़े से नाइट्स को सेफली निकलते हुए बाकी नाइट्स ने देखा तो भारी मात्रा में नाइट्स वहाँ से निकलने लगे। और जब ये निकले तो जिस जगह पे उन्होंने गैप छोड़ा था, आगे जाके बहुत बड़ी मंगोल फोर्स उनका इंतजार कर रही थी, और ये भागते हुए नाइट्स को इन सारी मंगोल फोर्स ने घेर के खत्म कर दिया। नाइट्स की टैक्टिक थी एक साथ एन मास किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना, पर जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल नाइट अगर भाग रहा है उसको मारना उतना मुश्किल नहीं था, और इसी कमजोरी का फायदा मंगोल जनरल सुबोताई ने उठाया। सुबोताई की रीजनिंग ये थी कि अगर वो पूरी तरह से घेर लेते, कोई गैप नहीं छोड़ते, तो जो अंदर फंसी हुई बेला की आर्मी है उनकी फाइट एक लास्ट स्टैंड का रूप ले लेती, एक डेस्परेट फाइट हो जाती, क्योंकि उनको पता होता कि अब तो मरना ही है, तो आर पार कर देते हैं। पर जब उन्होंने एक छोटा सा गैप छोड़ दिया तो बहुत सारे नाइट्स के मन में ये एक उम्मीद की किरण जगा दी कि अच्छा आप बच के निकल सकते हैं वहाँ से, और जब उन्होंने भागना शुरू किया तब सबको घेर के मार दिया। हालांकि इस लड़ाई में मंगोल्स की जीत हुई थी, पर किंग बेला किसी तरह से कुछ नाइट्स के साथ इससे बच के निकल गए। अब मंगोल्स भी बात जानते थे कि जब तक किंग जिंदा है तब तक हंगरी के किंगडम को पूरी तरह से वो अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि किंग चाहे उसके पास उसकी आर्मी ना हो, पर अगर किंग बच जाए तो बाद में कभी जाके वो अपनी आर्मी फिर से रेज कर सकता है। और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको भर भर के हिस्ट्री में मिलेंगे।
जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो बहुत फेमस एग्जांपल है वो है हुमायूं का। मुगल एम्परर हुमायूं को भी शेर शाह सूरी ने हराया था और फिर भाग के हुमायूं को कहाँ जाना पड़ा था। फिर कितने सालों के बाद उसने अपनी आर्मी इकट्ठा की, फिर ईरान के शाह के साथ हेल्प लेके आया और वापस दिल्ली की गद्दी पे कब्जा किया था। मंगोल्स ये बात समझते थे कि किंग को मारना जरूरी होता है, इसीलिए मंगोल्स ने अपनी फोर्स में से एक डिटैचमेंट अलग निकाला। उसका काम बस यही था कि किंग बेला का पीछा करो और उनको पकड़ के ख़त्म करो। इस लड़ाई को बैटल ऑफ मोही कहते हैं और इस मंगोल जीत के बारे में आज भी मिलिट्री कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि कैसे एक डिफेंसिव रिंग से भी आप अपने एनिमी को हरा सकते हैं। पर इस बैटल में जीतने के बाद जो पूरी लड़ाई हो रही थी मंगोल्स और हंगेरियंस के बीच में, इसका तरीका चेंज हो गया, क्योंकि अभी तक लड़ाई हो रही थी खुले मैदानों में, पर इसके बाद अब लड़ाई होने लगी किले बंद शहरों के बाहर। डन्यूब नदी हंगरी के इंपॉर्टेंट शहरों के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करती थी। तो अगर कोई सेना ईस्ट साइड से आ रही है तो इन नदी को क्रॉस करना मुश्किल होता था। प्लस मंगोल्स जनरली एक चौड़ी और एक बड़ी नदी को क्रॉस करने से बचते थे। पर 1241 और 42 में ठंडी इतनी कड़ाके की थी कि ये नदी पूरी तरह जम गई। अब हंगेरियन डिफेंडर्स ये बात जानते थे कि अगर नदी जमी हुई है तो मंगोल्स ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि मंगोल्स क्रॉस ना करें, हंगेरियन डिफेंडर्स हर दिन सुबह जाके नदी के ऊपर के सरफेस को तोड़ते थे ताकि वो नदी जमी नजर ना आए। मंगोल्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन एक बहुत इंटेलिजेंट सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने अपने कुछ घोड़ों को नदी के दूसरी तरफ छोड़ दिया, बिल्कुल खाली, उनके साथ कोई सोल्जर नहीं था। जब हंगेरियन डिफेंडर्स ने देखा कि अच्छा घोड़े खाली घूम रहे हैं तो उन्होंने नदी को क्रॉस किया और घोड़े को लेके आए। ये देख के जो मंगोल अटैकर्स थे वो छुपे हुए थे, उन्होंने देख लिया कि अच्छा नदी को क्रॉस किया जा सकता है। इसी के बाद वो सारी आर्मी को लेके डन्यूब नदी के ऊपर से नदी को क्रॉस कर लिया। मंगोल्स ने इस नदी को क्रॉस किया और एस्टरगोम जो कि हंगरी की कैपिटल था उसके ऊपर हमला किया। पर यहाँ पे आके मंगोल्स का जो जीत का रिकॉर्ड है वो बदलता है, क्योंकि अभी तक लड़ाई हो रही थी ओपन ग्राउंड में, यहाँ उनको हमला करना था एक किले के ऊपर, एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें हैं। तो पहले तो मंगोल्स जो जनरली करते थे उन्होंने आसपास के सिविलियंस के ऊपर हमला किया, वहाँ पे प्लंडर किया, लूटपाट की, और अपने साथ वो 30 सीज इंजन्स लेके आए थे इस किले पे हमला करने के लिए। पर उन्होंने देखा कि जब डिफेंडर एक खड़ी दीवार के अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है और बाहर नहीं निकल रहा है और दीवार के अंदर से मंगोल्स पे हमला कर रहा है, उसका जवाब उस समय मंगोल्स के पास नहीं था। और ऐसा सिर्फ एस्टरगोम में नहीं हुआ, इसके अलावा सेकेशवेवार भी टिका रहा और वहां पे भी यही प्रॉब्लम थी कि मंगोल्स के सामने खड़ी दीवार आ गई थी। और यही प्रॉब्लम उनको तब हुई जब उन्होंने किल्स के ऊपर हमला किया। यहाँ पे भी एक किला था और मंगोल्स को लग रहा था कि किंग बेला जो भी बैटल ऑफ मोही में हारे हैं वो भाग के यहाँ पे आ गए। तो इस किले पे चढ़ाई करने के लिए पहले मंगोल्स ने कोशिश की घोड़ों के साथ, ऑब्वियसली ये फेल हुआ। तो अब मंगोल्स घोड़ों से उतर के इंडिविजुअली चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर किले के अंदर बैठे डिफेंडर्स ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे और इसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटीज हुई मंगोल्स। अगर मंगोल्स अपने अटैक को कंटिन्यू रखते कुछ और महीने तक तो हो सकता है कि वो इन किलों को भी जीत लेते। पर 1242 में अचानक से मंगोल्स हंगरी से वापस लौटने लगे। इसका जो सबसे ज़्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड रीज़न है वो ये है कि 1241 में मंगोल ग्रेट खान ओगेदाई की मौत हो गई थी और अब जो मंगोल फोर्सेस अलग अलग जगह फैली हुई थी उनको वापस लौट के मंगोलिया में फैसला करना था कि नेक्स्ट ग्रेट खान कौन बनेगा। पर जिस किताब से मैंने रिसर्च की है उसके ऑथर स्टीफन टर्नबल इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट ये कहते हैं कि अगर ऐसी बात होती तो बाटू भी मंगोलिया तक जाते और जो ग्रेट खान का फैसला होने वाला था उसमें पार्टिसिपेट करते। पर बाटू यहाँ से निकलने के बाद मंगोलिया गए ही नहीं। इनफैक्ट वो उसी एरिया में रहे और गोल्डन होर्ड वाली जो खानेट थी, वो हिस्सा जो मंगोल एम्पायर का रशियन इलाके को कंट्रोल कर रहा था, उसमें अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहे। सच में मंगोल्स को जल्दी जाना होता तो मंगोल आर्मी बहुत तेजी से मार्च करती मंगोलिया की तरफ, पर ऐसा नहीं हुआ। मंगोल आर्मी बहुत धीरे धीरे जा रही थी। इनफैक्ट रास्ते में कुछ इलाकों को प्लंडर करते हुए जा रही थी। ऐसा भी सिचुएशन हुआ था कि आगे जाके पीछे आके कुछ इलाकों को उन्होंने प्लंडर किया और वहां से फिर आगे बढ़े। तो ये क्लियर नहीं है कि मंगोल्स एग्जैक्टली क्यों वापस भाग के गए, पर हाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलरली एक्सेप्टेड थ्योरी यही है कि ग्रेट खान का चुनाव होना था इसलिए सारे लोग वापस जा रहे थे। तो 1242 में जब मंगोल्स वापस चले गए तो किंग बेला जो मोही की लड़ाई में बच गए थे वो वापस आए हंगरी के अंदर और उन्होंने वापस गद्दी को संभाला। और इसीलिए हमेशा देखिए मंगोल्स कोशिश करते थे कि लड़ाई में जीतने के बाद वो एम्परर को या किंगडम का कोई राजा है तो उसको मार देते थे ताकि वो इंश्योर हो जाए कि कोई रॉयल व्यक्ति ना आए वापस गद्दी को हथियाने के लिए। किंग बेला ने वापस आने के बाद मंगोल थ्रेट से फ्यूचर में डील करने के लिए अपनी मिलिट्री में कुछ रिफॉर्म्स किए। जो एक बात बहुत
क्लियरली निकल के आती है उसमें से, वो ये है कि किंग बेला ने कुछ और माउंटेड नाइट्स को अपने साथ रखा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर किंग बेला समझ चुके थे कि मंगोल्स का सामना नाइट्स अच्छे से नहीं कर सकते, तो नाइट्स को ही और क्यों रखते। बट इस सिलेक्शन से ये बात आप डिड्यूस कर सकते हो कि किंग बेला ने देखा कि बैटलफील्ड के अंदर अगर आर्चर्स, मंगोल आर्चर से डील कर लिया जाए तो नाइट फिर भी इफेक्टिव होते हैं हैवी कैवलरी के अगेंस्ट। तो अगर आपके पास वेल आर्मर्ड नाइट्स हैं, उनको आपको मंगोल हैवी कैवलरी के सामने रखना है, तो ये इक्वल मुकाबला हो सकता है। शायद इसीलिए किंग बेला ने और नाइट्स को अपने पास रखा। तो ये हमने देख लिया कि हंगरी के कैंपेन में स्पेशली नाइट्स और मंगोल्स के सामने जो लड़ाइयाँ हुई उसमें डिवीजन कैसा था। कुछ लड़ाइयों में जो ओपन फील्ड में हो रही थी वहाँ मंगोल्स के पास एडवांटेज था, और जब लड़ाई किलों के पास आ गई तो मंगोल्स का वो एजिलिटी और फास्ट मनूवर वाला जो एडवांटेज था वो कम हो गया। अगर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करें, एक नाइट और एक मंगोल वॉरियर जो कि माउंटेड है, इन दोनों को आमने सामने रखें तो कौन जीतेगा। जिस किताब से मैंने रिसर्च किया इस वीडियो को बनाने के लिए, उसमें इंडिविजुअल डुएल के बारे में बात नहीं की गई है, तो मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूँ ये एक मेरा एनालिसिस है, मेरा ओपिनियन है। अगर इंडिविजुअली इन दोनों वॉरियर्स को खड़ा किया जाए आमने सामने तो जीत किसकी होगी, ये पूरी तरह डिपेंड करता है इस बात पे कि लड़ाई की रेंज क्या है, किस डिस्टेंस पे लड़ाई हो रही है और किस टेरेन में लड़ाई हो रही है। अगर आपका रेंज बहुत ज़्यादा है, आप बड़े डिस्टेंस पे दोनों वॉरियर्स को खड़ा किया हुआ है, तो सीधा एडवांटेज है मंगोल माउंटेड आर्चर के पास, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, नाइट्स के पास जो आर्मर था वो एरोस के अगेंस्ट उतना इफेक्टिव नहीं था। तो अगर दूर से एक मंगोल माउंटेड आर्चर ने फायर किया एरो तो नाइट को जाके लगेगा, और नाइट को 2-3 एरो लगने के बाद वो डिसेबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस पे एडवांटेज है मंगोल वॉरियर के पास। पर अगर इनके डिस्टेंस को क्लोज कर दिया जाए और एक नाइट उसके पास जो भाला है उतनी ही लेंथ पे मंगोल वॉरियर है, तो अगर ये मंगोल वॉरियर लाइट माउंटेड आर्चर है तो वो तो नाइट से नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके पास इस तरह का आर्मर नहीं था कि वो एक नाइट के भाले को रोक सके। पर अगर वो मंगोल वॉरियर हैवी कैवलरी का आदमी है, उसके पास पूरा आर्मर है, तो ये मुकाबला इवन हो सकता है, बराबरी का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि नाइट्स की ताकत थी वो एक स्पीड में आके पूरी मोमेंटम के साथ चार्ज करते थे। पर यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है, एक यूरोपियन नाइट जनरली कभी भी अकेले चार्ज नहीं करता था, क्योंकि नाइट्स की टैक्टिक बनी ही इस चीज़ के ऊपर थी कि सारे नाइट्स मिल के एक मास्ट चार्ज करेंगे, एक साथ वेल कोऑर्डिनेटेड चार्ज करेंगे। इसीलिए नाइट्स को बैटरिंग रैम ऑन हॉर्सेस कहते थे, क्योंकि बैटरिंग रैम ऐसा नहीं है कि बहुत खुला खुला है, वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। तो नाइट हमेशा ग्रुप में ही चार्ज करता था। इंडिविजुअली नाइट चार्ज करेगा तो वो काउंटर अटैक के अगेंस्ट बहुत वल्नरेबल रहेगा। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी रिसर्च की है स्टीफन टर्नबल की इस किताब से। इस किताब में वो यूरोपियन नाइट्स की जो मंगोल्स के अगेंस्ट लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं, स्पेशली बैटल ऑफ लीबनीज और बैटल ऑफ मोही में, क्योंकि यहाँ पे नाइट्स और मंगोल वॉरियर्स आमने सामने हुए थे, और उनकी टैक्टिक्स और बैटल के दौरान वो कैसे कपड़े पहनते थे, क्या इक्विपमेंट उनके पास था, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप वो किताब चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सिर्फ तभी जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।